नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो आप उन सभी लोगों के लिए जो पीसीएस 2022 की लिस्ट से रिजेक्ट हुए हैं, उनके लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें और जो भी इस लिस्ट में होंगे, जिन्होंने भी ये आवाज़ उठाया है, उनकी कैटेगरी के भी कुछ लोग हैं, कुछ मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से आप सभी लोग संपर्क करके एक-दूसरे से जुड़ करके अपना सहयोग दे सकते हैं और साथ ही में हो सकता है कि आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो जाए क्योंकि मेंस लिस्ट से आप सभी लोगों को बाहर होना बहुत ही दुखपूर्ण हो सकता है और इस दुख को शायद ही कोई समझ पाए। तो आप सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं और जो भी चैनल पे हमारे पीसीएस 2022 के जुड़े लोग होंगे वो वहां से जुड़ जाएं। कुछ रोल नंबर हैं, कुछ 2-3 नंबर दिए गए हैं, वो अपने अपने लोगों से वहां से जुड़ करके जैसे भी आगे की प्रक्रिया हो आपस में कर सकते हैं। तो आप सभी लोग के सहयोग के लिए ये वीडियो है, तो जिनके पास भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लोग ना भी जुड़े हों इस चैनल के माध्यम से तो जुड़ करके एक दूसरे से शेयर कर दें ताकि जानकारी आप सभी लोगों के पास पहुंचती रहे। ऐसे ही चैनल आप सभी लोगों के लिए सच्ची और अच्छे प्रकार से कार्य करता रहेगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा गणना भर्ती विभाग तरफ से कोई भी अपडेट होगी आप सभी लोग को तुरंत चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो देखें दोस्तों और एक दूसरे से शेयर भी कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि अभी 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जिसके अंतर्गत उसने यूपी पीसीएस 2022 में जिन छात्रों ने मेंस दिया था उनमें से लगभग 150 छात्रों के अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया है। इसके लिए लगभग 17 ऐसे क्राइटेरियाज दिए गए हैं जिसके तहत छात्रों के अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है, मगर उसमें हमें कई जगहों पर बहुत मेजर त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें 17वीं कैटेगरी जिसमें 4 लोगों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, जिनमें एक मैं भी हूँ। इसमें जो ग्राउंड दिया गया है निरस्त करने का, वो कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता की उप श्रेणी प्रश्नगत परीक्षा के पदों हेतु शासनादेश दिनांक 30/7/2021 के क्रम में चिन्हित न होने के कारण। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी डिसेबिलिटी की जो सब कैटेगरी है, जैसे किसी की ओए होती है यानी वन आर्म, किसी की बीएल होती है यानी बोथ लेग, है ना। अगर वो उनकी सब कैटेगरी को अगर शासन अपने शासनादेश 30/7/2021 में ऐड नहीं कर पाया है या करना भूल गया है, तो उसकी वजह से इन छात्रों के अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है, इन 4 छात्रों के। तो यहाँ पे छात्रों की तो गलती नहीं है, उन्होंने अपनी सब कैटेगरी को डिक्लेयर किया, उन्होंने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, उन्होंने यहाँ तक कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जा करके बनवाने होते हैं आयोग के हिसाब से, जिसमें आपकी फंक्शनैलिटी और आपके परसेंटेज सब मेंशन होता है, वो जाके जमा किया। सब कुछ उन्होंने दिया, मगर क्योंकि सरकार आपकी सब कैटेगरी को अपने शासनादेश में ऐड करना भूल गई है, इसलिए आपके अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है। यानी आपकी कोई गलती नहीं, किसी छात्र की कोई गलती नहीं है, मगर सजा छात्रों को ही मिल रही है। अब यहाँ हम बात करते हैं इस शासनादेश के बारे में। ये जो शासनादेश है हमारे सामने ये रहा। इस शासनादेश में देखिए, ये है 30 जुलाई 2021 का शासनादेश, जिसके अंतर्गत उन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है। इसमें जब मैं देखा तो मुझे पता चला कि समस्या उस कहीं ज़्यादा गंभीर है जितनी हमें दिख रही है, क्योंकि इस शासनादेश में सरकार ने सिर्फ 19 कैटेगरीज को ही चिन्हित किया है। और ये समझ लीजिए कि अगर आपकी सब कैटेगरी इन 19 सब कैटेगरीज में नहीं है, तो आप सिर्फ इस बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस एग्जाम से बाहर हैं। आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा एज अ पीएच कैंडिडेट, क्योंकि आपकी सब कैटेगरी इस 19 में नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए बाहर एक तरह से हो गए। और एज अ जनरल वैसे भी पीएच कैंडिडेट्स नहीं लड़ सकते, क्योंकि जनरल के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है वो भी जनरल की होती है और वो पीएच कैंडिडेट कभी मीट नहीं कर सकता। तो अब ज़रा बात करते हैं कि लोक सेवा आयोग ने कहाँ गलती है। अगर बात करें यूपी पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड पॉइंट में, नोट के सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के संबंध में शासनादेश संख्या ये दिनांक 30 जुलाई 2022 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये वही शासनादेश है जिसको अभी हम देख कर आ रहे हैं, जिसमें कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि बीएलओए कैटेगरी मेंशन नहीं है। तो अगर उसके अनुसार कार्यवाही करनी थी, तो लोक सेवा आयोग खुद ही अपनी बात को क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये कैसे? क्योंकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो वहाँ जैसे ही हमने चूज़ किया कि क्या आप
मतलब विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस पर जब आप टिक करते हैं तो वो खुद ही एक से ज़्यादा सब कैटेगरीज को चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने रेड से दिखाया, मैंने ओए भी चुना और बीएल भी चुना, जो दोनों मिला करके मेरी कैटेगरी बीएल ओए बन जाती है। तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस एक्सेप्टेबल ही नहीं थे और जिसके बेसिस पे आपने मेरा फॉर्म लास्ट में मेंस के रिजल्ट से पहले रिजेक्ट किया, तो आपको मुझे यहीं पे ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। एक ऑप्शन चूज़ करने के बाद बाकी ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब आपने उस टाइम इसको एक्सेप्ट किया और फिर मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ और पूरा एडमिट कार्ड आया, तो आपने इसी जगह स्टेज पे क्यों मुझे नहीं रोका? आपने यहाँ एक्सेप्ट किया और बाद में आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसमें एक चीज़ और है कि ये कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो मनगढ़ंत खुद से बनाई जा रही है। ये कैटेगरी बीएलओए का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा द्वारा एक रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी रिकॉग्नाइज की हुई है। मैं आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिखाता हूँ यूपीएससी का 2023 का। ये देखिए, यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जो सब कैटेगरीज यहाँ दी हुई हैं, उसमें साफ साफ एक सब कैटेगरी बोथ लेग वन आर्म अफेक्टेड दी हुई है। यानी कि यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब यूपीएससी इसलिए कर रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने ऑर्डर में इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ बाकायदे उन्होंने सारी सर्विसेज भी बताई हुई हैं। लगभग 9 सर्विसेज हैं जो कि बीएलओए कैटेगरी के लोग जिसके लिए एलिजिबल होते हैं, जिनमें से एक आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी है। तो यानी कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप और पीसीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसी भी कैटेगरी में नहीं बन सकते, क्योंकि ये कैटेगरी आपकी इंक्लूड ही नहीं की गई है। तो आप उस कैटेगरी से कभी, अगर आपकी नहीं है उस गवर्नमेंट ऑर्डर में, तो आप उससे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे यूपी पीसीएस में। यहाँ देखिए, ये बीएलओए कैटेगरी आपको दिख रही है। इस तरह से और भी लगभग 9 सर्विसेज हैं नीचे जिनमें बीएलओए कैटेगरीज को के लिए मतलब एलिजिबिलिटी दी गई है। तो यहीं पे मैं एक सिमिलर केस बताना चाहूँगा इरा सिंघल मैम का, जिन्होंने कि जनरल से क्वालिफाई किया था यूपीएससी, बट क्योंकि सेम इसी जो ग्राउंड हमें दे करके या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को अभी यूपी पीसीएस ने दिया है, ऐसा ही ग्राउंड वहाँ पे भी दिया गया था कि उनकी कैटेगरी क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं थी, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन या फिर इस वजह से उनको पोस्ट अलोकेट ही नहीं की गई थी, सर्विस अलोकेट ही नहीं की गई थी। यहाँ भी कुछ ऐसी समस्या है कि हमारी पोस्ट को गवर्नमेंट ऑर्डर में ऐड करना गवर्नमेंट भूल गई, इसलिए हमारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा रहा है। तो अब बात यह है कि हम कर क्या सकते हैं। तो क्योंकि हमारी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से 17th कैटेगरी में कोई गलती नहीं हुई है उनके तरफ से, और क्योंकि ये यहाँ पे सरकार अपनी गलती की सज़ा स्टूडेंट्स को दे रही है, तो हमें अपनी इस बात को सरकार और आयोग के सामने उठाना पड़ेगा। और इसको हम आगे कैसे लेकर के जाएंगे, ये बेहतर हम तब तय कर सकते हैं अगर हम ये 4 रोल नंबर जो हैं, ये सब लोग आपस में एक बार कांटेक्ट कर लें और एक मिल करके प्लान करें कि आगे अपनी बात कैसे उठाई जाए गवर्नमेंट के सामने। इसके लिए ये मैंने आपको 3 नंबर्स प्रोवाइड किए हैं। इन 3 नंबर्स में से आप फर्स्ट इस पे, मतलब उसके बाद बाकी सेकंड और थर्ड, इनमें आप इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद आगे हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपनी समस्या को कैसे आयोग के सामने उठाया जाए। इसी तरह से अगर आप में से कोई फर्स्ट कैटेगरी का भी है, तो एक हैं छात्र जो कि मेरे संपर्क में आए, ये उनका नंबर है, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट कैटेगरी में रिजेक्ट हुआ है तो। और लास्ट में फिर से एक बार कि अगर आपका 17th में हुआ है तो ये 3 नंबर्स हैं। धन्यवाद।